बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस मुल्क के अंदर इस टाइम जो सबसे अच्छा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा था वो रियल स्टेट सेक्टर था। और रियल स्टेट के अंदर मुख्तलिफ़ वजूहात हैं उसकी वजह कि एक बूमिंग जो है वो सेक्टर तस्वर किया जाता था। लेकिन माशाल्लाह इस हुकूमत ने एक बात तय की हुई है कि जो भी बूमिंग सेक्टर्स हैं उनमें इस तरह के इक़दाम इन्होंने किए हैं या अभी तक 3-3.5 सालों में ये करते आ रहे हैं कि जिसके नतीजे में जो चलता हुआ काम है वो भी रुकता हुआ महसूस हो रहा है। तो अभी रिसेंटली एक FBR ने एक वैल्यूएशन की है जिसको फॉर टाइम बीइंग तो रोक दिया है, लेकिन मैं बेसिकली ये जानने की कोशिश आज करूँगा कि एक यकदम यानी FBR कैसे सोते हुए जाग गया और 600%, 700% और कुछ केसेस में तो 800% तक वैल्यूएशन जो है उस रेट को बढ़ा दिया। तो हम आज इस पूरे इशू को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज हमने रिक्वेस्ट की है SN मलिक साहब से, जो कि रियल स्टेट कंसल्टेंट्स जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, कि सर हमारे पास आएँ और हम बेसिकली इनके साथ ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं और इस सेक्टर को कैसे जो है वो प्रमोट किया जा सकता है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले मुझे सर ये बताएं कि ये वैल्यूएशन जो है FBR के टोटल इस टाइम कितने इदारे जो हैं वो FBR की वैल्यूएशन जो है वो कर रहे हैं। सूबे अलहदा करते हैं, मरकज़ अलहदा करता है, मार्केट का रेट अलहदा है। तो बुनियादी तौर पे इशू है क्या, और FBR ने जो रिसेंट वैल्यूएशन की है उसके नतीजे में ओवरऑल सेक्टर के ऊपर क्या इसके असरात होते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू को टच किया है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ। FBR ने 1 दिसंबर की रात को 9 बजे एक SRO निकाला जिसमें 100% से लेके तो कोई 700-800% तक, जैसे आपने फरमाया, इजाफा कर दिया। उसमें इन्होंने लोगों को ऑन बोर्ड नहीं किया। लोगों से मुराद उस एरिया, जिस एरिया का भी डिस्ट्रिक्ट का रेट निकाला उसमें उस एरिया की रियल इस्टेट एसोसिएशन या स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। दूसरी बात ये है, ये जो FBR वैल्यूएशन करता है ये इस चीज़ का मजाज नहीं है। इसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 68/4 के तहत अपने आप को एम्पावर किया हुआ है, और ये एक तरह से आइन से भी मुतसादिम इस तरह से है कि जो चीज़ टैक्स की रेशो को बढ़ाए वो कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन उसको रेज नहीं करता। ये राइट सिर्फ लेजिस्लेशन का है, मेंबर्स ऑफ असेंबली पार्लियामेंट के लोगों का है। FBR ने ऐसी वैल्यूएशन कर दी जो कि वर्केबल नहीं थी। उसके बाद मजबूरन। सर एक मिनट ठहरें, मुझे ये बताएं कि बुनियादी तौर पे पहले भी FBR करता था, लेकिन मुझे याद है कि इसहाक डार साहब के ज़माने में 2015-16 में पहली दफ़ा FBR ने ये वैल्यूएशन का काम शुरू किया था। बिल्कुल। तो वो बेसिकली जो इनकम टैक्स का लॉ है उसके अंदर तो पार्लियामेंट के ज़रिए अप्रूवल जो है वो ली गई थी ना सर? वो बिल्कुल अप्रूवल ली गई थी, लेकिन वो अप्रूवल ली गई थी सिर्फ वैल्यूएशन को मार्केट रेट के ऊपर रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ टैक्स को अफेक्ट करेगी तो वो उसका असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो टैक्स लगाने की अथॉरिटी है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है, वो किसी स्टेट ऑर्गन के पास नहीं है। अभी मैंने जो एफर्ट कर रहा हूँ इस सारे सब्जेक्ट पे वो ये कर रहा हूँ कि मार्केट। एक मिनट है, पहले उस पर आने से पहले हम इशू को ज़रा समझ लें, फिर उसके बाद आप जो एफर्ट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब इसहाक डार साहब ने शुरू किया था तो उस 15-16 में जब वो पहली दफ़ा वैल्यूएशन लेकर आए थे तो मुझे याद है कि मार्केट के लेवल के 20% पे उन्होंने FBR का जो है वो किया था, उसको वैल्यूएशन को रखा था। बिल्कुल। तो वो ठीक था उस वक़्त, इस वजह से ठीक था कि उस वक़्त इन्होंने नया ये ऑर्डिनेंस या SRO इंट्रोड्यूस करवाया, लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और प्लस
फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेट करना चाह रही थी। ठीक है। जिस पर्पज़ के लिए सागदार साहब ने लगाया, फिर कुछ अरसे बाद उनको भी उससे बैक ऑफ करना पड़ा था। जो उन्होंने लगाया उससे वो पीछे हटे थे क्योंकि वो वर्केबल ऑप्शन नहीं था। फिर 2019 में फिर बढ़ाया गया था सर। 2023 जुलाई 2019 को फिर वो खुद हमने बैठ के एफबीआर में रेट रिवाइज करवाए और लोगों को उस पर कन्विंस किया कि ठीक है ये एक्सेप्टेबल। मार्केट का कितनी वैल्यू के बराबर था वो? सर मार्केट अगर एक प्लॉट की कीमत अगर एक एरिया में मिनिमम साइड अगर अब हम 1 करोड़ रुपया रख लें तो वो कुछ 65 से 70% की मतलब 60 to 65 लाख रुपीस के करीब था। ठीक है। अब ये जो 1 दिसंबर को इन्होंने किया, यानी पहले 60-65% ऑफ टोटल वैल्यू के बराबर वो वैल्यूएशन थी। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने 1 दिसंबर 2021 की रात को क्या किया? रात को इन्होंने बेसिकली चेयरमैन एफबीआर साहब ने पाकिस्तान के तमाम आरटीओस को एक एक्सरसाइज दी हुई थी कि आप अपने अपने एरियाज़ में रेट चेक करके तो हमें भिजवाएं। उसके बाद उस पे आरटीओस ने अपने नीचे इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज़ लगाई। उन्होंने बजाय मशावरत करने के उन्होंने लोगों से, अब मुझे नहीं पता किन लोगों से रेट पूछ के या अपने तुक्के लगा के उन्होंने एक रेट की लिस्ट बना के भिजवा दी जिसको ना किसी एफबीआर हेडक्वार्टर में किसी ने वेरीफाई किया, ना उसको स्टडी किया और उसका एसआरओ बना के जारी कर दिया गया। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि पहले 20 शहरों के अंदर था, इस दफ़ा इन्होंने उसको एक्सपेंड करके 40 शहरों 39 शहरों पे 39-40 शहरों के ऊपर कर दिया। तो इन्होंने किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया, किसी से कोई बातचीत नहीं की? सर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जितने हम लोगों ने सेनेट की कायमा कमेटी में प्रेजेंट हुए वहाँ पे हमने शोर मचाया और उस वक्त तक कोई एविडेंस नहीं आया कि इन्होंने कंसल्टेशन की है। बट चेयरमैन एफबीआर साहब लाइक आईजी पंजाब पुलिस अपने ही अदारे को डिफेंड करते रहे कि नहीं हमने कंसल्टेशन की है। हम वहाँ पे एविडेंस दिए कि ये लेटर्स हैं तमाम सेनेटर साहबान को कि जी ये आपको भी लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है, चीफ कमिश्नर साहिबा को भी लिखा है कि अगर आप रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो आप हमें ऑन बोर्ड करें, पर हमें किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। अच्छा मुझे सर ये बताएं, आप कैसे, अगर मार्केट के मुताबिक वो रेट नहीं है तो आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि ये मार्केट के मुताबिक रेट नहीं है जो एफबीआर ने मुकर्रर की है? क्या अगर हुकूमत किसी रेट पे कोई ज़मीन किसी की ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकती है जो रेट उन्होंने बताए हैं? हमने तो उस सेनेट की कमेटी में चेयरमैन एफबीआर को ऑफर किया कि जो प्लॉट की प्राइस आपने 48 लाख रुपीस रखी है, हमसे 22 लाख रुपीस में आप 100 प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, आप 100 परचेज कर लें। जिस प्लॉट की एरिया की कीमत आपने 9 करोड़ रुपए रखी है, आप 2.5 करोड़ रुपए में हमसे जितना खरीदने चाहते हैं आप खरीद लें। जिस एरिया की कीमत आपने 3 करोड़ 60 लाख रखी है, वहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए के हिसाब से आपने जितनी प्रॉपर्टी लेनी है आप हमसे परचेज कर लें। बिल्कुल ठीक है। इस पर क्या जवाब था? इस पे उन्होंने कहा जी हमें आइडिया है कि कहीं पे अनोमलीज आई हैं, हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो हम उससे बात करके तो आपको बताते हैं। ये कौन सी अनोमलीज हैं? तो इस मुल्क में कुछ लफ्ज़ जो हैं वो उनका इतना ज़्यादा हमने मिस यूज़ शुरू कर दिया है कि ये अनोमलीज है। भाई मार्केट की कीमत अगर किसी चीज़ की 100 रुपये है, आपने उसकी 1000 रुपये रख दिए, ये अनोमली तो नहीं है, ये तो ब्लंडर है, नेग्लिजेंस है बेसिकली। मतलब ये घर बैठे हुए आपने कर दिया। बिल्कुल। और अभी अब क्या सिचुएशन है, अब कहाँ पे जो है वो सारा इशू खड़ा है? मेहताब साहब अब मुल्क में एक नई दौड़ शुरू हो गई है। वो एफबीआर ने अपने एसआरओ को अंडू करके एक नया एसआरओ दिया कि 15 जनवरी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके और विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट बैंक के जो वैल्यूएटर्स हैं उनके साथ बैठ के तो हम फिर नए रेट जारी करेंगे जो कि 16 जनवरी से एप्लीकेबल होंगे। मेरी अभी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, आपके तवस्सुत से, क्योंकि मुझे पता है आपकी फॉलोइंग बहुत है, वो ये कि खुदारा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक चीज़ आपके क्रेडिट में जा रही है तो उसको डिसक्रेडिट मत करें, उसको अपने क्रेडिट में रहने दें। ये जो मुल्क में एक बकवास है कि एक ही एसेट है और उसकी 4 वैल्यूएशन है। हमारी
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सामने भी बहुत जग हंसाई होती है। वो मजाक उड़ाते हैं कि प्रॉपर्टी एक है, 4 जगहों पे उसकी वैल्यूएशन है, चारों डिफरेंट है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक वैल्यूएशन रहे जो कि ऑफिशियल के लाए और एक मार्केट रेट रहे। दूसरी बात यह है कि FBR ने 39 डिस्ट्रिक्ट्स के पाकिस्तान में वैल्यूएशन कर रहे हैं या करवाई है, जबकि पूरे पाकिस्तान में 134 इजला हैं और एक कैपिटल है, टोटल 135 बन जाते हैं। और उन जो बाकी हैं उनमें DC रेट एप्लीकेबल है। उसी DC रेट पे फेडरल गवर्नमेंट एडवांस टैक्स भी लेती है, गेन टैक्स भी लेती है। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि चेयरमैन FBR साहब ने खुद एतराफ़ किया था सेनेट की कायमा कमेटी में कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है और मैकेनिज़्म भी अवेलेबल नहीं है, तो खुदारा आप ये काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दें, DCs को दे दें, जिनके पास पटवारी है, गर्दावर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, जो आपसे बेहतर एवेल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, इतनी कौन सी क़यामत आ गई है कि आपको ईयर एंड पे आपको वैल्यूएशन करनी पड़ गई, जबकि DC रेट हर साल 10-15% इजाफे के साथ बढ़ाए जाते हैं। लोग मेंटली उसके लिए तैयार होते हैं कि बजट आ रहा है, बजट में टैक्स लगेगा या कम होगा, DC रेट बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन सर एक बात आप भी माने, DC रेट काफ़ी टाइम लैग के बाद रिवाइज होती है, तो क्या कोई इस तरह का मैकेनिज़्म वहाँ पे भी इवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी देखें? एक बात तो आप भी माने कि मार्केट रेट और जो भी एक वैल्यूएशन रेट हो उसके दरमियान फ़र्क कम होना चाहिए। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता मेहताब साहब, सॉरी। उसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ। ये रियल एस्टेट सेक्टर है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है, तो हो सकता है 4 महीने बाद वो प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए पे आई हो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसे फ्लक्चुएट करती है, तो आपको किसी भी एक एरिया का रेट मुतय्यन करते हुए 60-65% की ब्रैकेट पे रहना है ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। आप ये नहीं समझते एक रेंज दे दी जाए वो ज़्यादा बेहतर है या नहीं? 60-65 ही आप समझते हैं नहीं कि इक्विवेलेंट जो है वो ठीक है? सर, मैं ये समझता हूँ मेहताब साहब कि ये राइट स्टेक होल्डर्स का और उस एरिया की एसोसिएशंस का है। जो भी कंसर्न्ड अदारा है वो उनको ऑन बोर्ड करे, उनसे डिबेट करे, डिबेट करके जहाँ पे सेटल होता है, जहाँ पे जिसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी बनती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ मेहताब साहब, ये जो अभी शोर मचा हुआ है ना फेयर मार्केट वैल्यू का, वो खुदारा आप एक चीज़ को समझें कि जो पाकिस्तान के 70 सालों से लोगों के पैसों को आप अनडिक्लेयर्ड को अब आपने ब्लैक इकोनॉमी भी कहना शुरू कर दिया है, ब्लैक मनी भी कहना शुरू कर दिया है, उसको तो बुक्स में आने दें। आप पहले एक दफ़ा आप ग्रेजुअल इंक्रीज दें, 2 साल 3 साल के अंदर आप एट पार पहुंच जाएंगे मार्केट लेवल पे। अगर आप एक दफ़ा ही डज मारने की कोशिश करेंगे तो आपका रेवेन्यू भी ड्रॉप करेगा, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगी और वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। अच्छा सर, ये बताएं आप पिछले 2-3 सालों में आपने देखा है कि प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है इस पर बूम तो आया है, तो टोटल जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कोई एक रफ एस्टीमेट आपके जहन में हो, अगर ये रिवाइज नहीं होता जिस तरह से आप चाहते हैं, तो इस सेक्टर पे कितने बुरे असरात मुरतब होंगे और कितनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम हो जाएंगी? सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर ये रिवाइज नहीं होते और ये अगेन ब्लंडर करता है FBR का दायरा, आपका डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, आपकी बेसिक कमोडिटीज़ ऊपर जाएंगी। लोग चीनी खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, डॉलर खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे। उसमें यानी आप कह रहे हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, लोग उसमें मूव ऑन कर जाएंगे। जब तक अगर इस सेक्टर से गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा साइजेबल रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट को चाहिए इसमें लोगों को ऑन बोर्ड करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाए। मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि काफ़ी जगहों पे ज़्यादती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन वो अगेन अदारों की नेग्लिजेंस है, वो ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क में 2 रेट होने चाहिए, वन इज़ कॉल्ड इज़ ऑफिशियल जो कि DC रेट हो और एक मार्केट रेट जिस पे आपकी ट्रांजैक्शन हो। लोगों के दिमागों से ये
कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए। अभी मिनी बजट का सेशन चल रहा है, उसमें ये सेक्शन 68/4 को ओमिट होना चाहिए और डीसीज को पावर जानी चाहिए। और ये जो डीसी रेट हैं जून में 1 जुलाई से एप्लीकेबल होंगे। आप मई में अप्रैल में उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, लोग उस पर वर्किंग करें और आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें। आप हमारे साथ ही रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।